मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त जिस शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूँ मोहताज तारुफ नहीं है। मेरी मुराद जनाब नदीम जावेद साहब से है, जो AICC के सेक्रेटरी भी है और हमारी रियासत तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज भी है। और यहाँ के जो है सो पूरी पार्टी की जिम्मेदारियों से लेके इलेक्शन की जिम्मेदारियों को इनको निभाना है और इसको बखूबी लेके चल रहे हैं। आज इफ्तार पार्टी के सिलसिले में निज़ामाबाद तशरीफ़ लाए हैं और हमने इस बहाने उनसे गुफ्तगू करना और कुछ अहम बातें हैं जो हमारे जहन में, मैं समझता हूँ बहुत से लोगों के जहनों में भी है, उन बातों को जो सो तशरीफ़ बख्श जवाब हासिल करने के लिए गुफ्तगू करना। हमारे नदीम जावेद साहब बहुत ही कम अरसे में यूथ लीडर की हैसियत से उभरे और उन्होंने एक MLA की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। बहुत ही मकबूल तरीन शख्सियत है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनके साथ बैठे हुए हैं। तो जनाब, मैं वक्त ज़ाया किए बगैर अवाम TV की जानिब से निज़ामाबाद में आपका खैर मकदम करता हूँ और सबसे पहले ये रास्ते सवाल करता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है पिछले 10 सालों से अपोजिशन में बैठी हुई है, फ्यूचर में कांग्रेस को इक़्तिदार की राह हमवार करने के लिए अक़लियती तबके की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो अक़लियती तबके को हमवार करने के लिए कांग्रेस ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की? सबसे पहले तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने बहुत ही उम्दा तरीक़े से तारुफ भी कराया और जैसा कि आपने फरमाया कि मेरी सियासी ज़िंदगी की शुरुआत कांग्रेस की जो तलबा की तंजीम है उससे हुई थी, NSUI से। मैं उसका कौमी सदर भी रहा, फिर यूथ कांग्रेस पे काम किया, कांग्रेस के अक़लियती शोबे का भी सदर रहा, MLA भी रहा, वगैरह वगैरह। अब फ़िलहाल जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो तेलंगाना कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने की और ख़ास तौर से इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जिताने की और सरकार बनाने की मोहतरमा सोनिया गांधी जी की तरफ से, राहुल जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से और खरगे साहब की तरफ से दी गई। अब आपने ये कहा कि 10 सालों में हमारी सरकार यहाँ पे नहीं रही। मैं ये अर्ज़ करूँ कि 2004 में जब YSR जिंदा थे और तेलंगाना और आंध्रा अलग अलग नहीं हुआ था, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, तो उस वक्त हम लोग किसी को उम्मीद नहीं थी, मगर इस रियासत में तो हमने सरकार बनाई थी, मगर पार्लियामेंट का इलेक्शन भी साथ हुआ था और हमारे 33 MP जीत कर गए थे। तो 2004 में जो कांग्रेस पार्टी की क़यादत में एक सेकुलर सरकार बनी थी मनमोहन सिंह जी की क़यादत में, उसमें सबसे बड़ा किसी का रोल था तो उस वक्त आपके तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का था और पूरा शाइनिंग इंडिया हो रहा था। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी। 10 सालों से इस रियासत में कांग्रेस पार्टी नहीं है, जबकि 2014 में कांग्रेस पार्टी की कोशिशों की वजह से और ख़ास तौर से मोहतरमा सोनिया गांधी जी की कोशिशों की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि ये रियासत इंडिपेंडेंट हो, ये रियासत में अपनी सरकार हो और रियासत के लोगों की जो तकरीबन 50 सालों से डिमांड थी उसको पूरा किया जाए। उसकी वजहें क्या रही थी, 2014 में क्या हुआ और 2018 में क्या हुआ, उनको हम माइक्रो लेवल पर असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो होता क्या है कि हम अपने जिस्म के अंदर क्या बीमारी है उस बीमारी को हम पता कर लें। जब तक हम बीमारी का पता नहीं करेंगे तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। तो कोशिश ये हो रही है कि किस किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हुई, सोशल कॉम्बिनेशन क्या है, क्या हमारे चैलेंजेस हैं वगैरह, उस पर काम काफ़ी हद तक कर लिया गया है और अब सेकंड फेज़ की तैयारी हो रही है जिसमें लोगों से बातचीत करने की कोशिश है। मैं एक ऐसा महसूस करा कि कांग्रेस गुज़श्ता 10 सालों में, गुज़श्ता मैं समझूँ 1 साल 1.5 साल से थोड़ा तेज़ी आई है, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पे खेल रही है। यानी कि जिस तरह जो अपोजिशन के जिस रूल को अदा करना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस ने गुज़श्ता 8 या 9 सालों में वो रूल अदा नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत से तबका जो है जो कांग्रेस से उम्मीदें रखते हैं मायूस होते नजर आए। तो इसकी भी एक वजह है जो कांग्रेस इख्तियार से दूर रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत ईमानदारी के साथ मुल्की पैमाने पर बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की और इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मोहतरम राहुल गांधी साहब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल गए। हिंदुस्तान की सियासत में आज़ादी के बाद शायद ये काम किसी ने कभी नहीं किया। लोगों से एक ज़िंदा रिश्ता रखने की कोशिश, उनके मसाइल को सुनने की कोशिश और उसके ज़रिए एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश, जिसको नज़रिए फ़िक्र कहते हैं, पूरे मुल्क में खड़ा हो, चूँकि आइडियोलॉजी की लाइन पर, चूँकि BJP और RSS जिस तरह के नज़रिए फ़िक्र के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में जहर हो रही है और ख़ास तौर से 3 दिन पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश की में जो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है उससे पूरा हिंदुस्तान मुतासिर है कि इंस्टीट्यूशंस को, कोर्ट को, पुलिस को, अदलिया को हाशिए पर डालकर
एक बनाना रिपब्लिक बनाने की जमहूरियत कोशिश सवालिया बन चुकी है। सवालिया बन चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी के साथ उन सवालों को उठा रही है। रियासत में भी हम लोगों ने हाथ से हाथ जोड़ो तहरीक चलाई है। रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में एक तहरीक चली है और मल्लू भट्टी साहब की क़यादत में एक तहरीक चली है। रेवंत रेड्डी साहब आपके शहर में भी निज़ामाबाद भी आए थे और आने के बाद एक ज़बरदस्त जलसा यहाँ पे हुआ था, मैं भी इसमें हाजिर हुआ था। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोशिश लगातार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इंसानी फितरत है कि कितनी भी आप कोशिश करिए, कभी कभी ये लगता है कि काश हमने ये भी कर लिया होता और काश हमने वो भी कर लिया होता। लगातार वो फैज़ अहमद फैज़ का शेर है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदे सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। बड़ी लंबी नज़्म है, लेकिन उसकी आखिरी लाइन ये थी, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, निजात दीदो दिल की घड़ी नहीं है। तो हमें लगता है कि ये लंबा सफ़र है और लगातार उसको तय करना है। यहाँ पर आपको शायद मेरी बात घिरा गुजरे, लेकिन हमने महसूस किया, बल्कि जो सो मैं बायसत मुस्लिम एक जो सो तबके से ताल्लुक़ रखने की वजह से ये बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने जब हमको ज़रूरत पड़ी थी उस टाइम पे हमारा साथ नहीं दिया था। यही वजह है कि जो सो कांग्रेस से मुसलमानों में कुछ हद तक दूरी इख्तियार की थी, और ये दूरी की वजह ये है जो आज कांग्रेस जो सो ताकत से महरूम हुई और इक़्तिदार से महरूम हुई। आप इसको मानते हैं? देखिए, मैं एक बात बहुत ज़िम्मेदारी से आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे हुकूक, ख़ास तौर से मुसलमानों के हुकूक की बात करूं मैं इस मुल्क के अंदर, या दूसरे कमज़ोर तबक़ात, दलितों की बात आती है, पिछड़ों की बात आती है, जो हमारे हुकूक महफूज हैं और जिसकी वजह से हम इस मुल्क में सर्वाइव कर पा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ एक है, और वजह यह है कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का जो आइन है, वो आइन हमें हर उस चीज़ की का मौका देता है और मौका फराहम करता है जो सबको मिलती है वो हमको मिलती है। ये और उस कॉन्स्टिट्यूशन को ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कांग्रेस की लीडरशिप ने हमेशा किया। हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसी बात हुई हो जिसकी वजह से मुसलमानों को कभी कभी ये लगता हो कि शायद उस शिद्दत के साथ हम जो है मुसलमानों की मदद नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं, हाल फ़िलहाल के जो भी हादसे हुए हों, चाहे CAA NRC के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को तंग करने की कोशिश मोदी जी के ज़रिए हुई हो, उसकी पहली तहरीक का आगाज़ कांग्रेस पार्टी ने किया था। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी सड़कों पर चले थे और पूरे हिंदुस्तान में तहरीक चली थी। आर्टिकल 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात हो, हिंदुस्तान के अक़लियतों के हुकूक़ की पासदारी की बात हो, इन तमाम सवालों पर कांग्रेस की लीडरशिप लगातार लड़ते हुए दिखाई देती है। और कांग्रेस के लिए इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि आज अगर शाह और तानाशाह की निगाह में और उनकी आंखों में सबसे बड़ा कोई किरकिरी बना हुआ है तो वो राहुल गांधी है। जिस तरह से राहुल गांधी पर फैसला कराया गया, मैं तो कराया गया कह रहा हूँ, और जिस तरह से फैसला कराने के बाद जिस तरह से उनके घर को लिया गया, जिस तरह से उसके पहले उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई, जबकि राजीव गांधी की शहादत इस वजह से हो गई थी कि राजीव जी की सिक्योरिटी ठीक नहीं थी। प्रियंका गांधी जी की सिक्योरिटी आपने हटा दी, उनका घर आपने खाली करा दिया। राहुल गांधी की सिक्योरिटी हटा दी, उनका घर आपने खाली करा दिया। हिंदुस्तान के जिन अवाम ने चुनकर जिस शख्स को भेजा, उस आपने जमहूरियत को पूरी तरह से बालाए ताक रख दिया। आपको अगर किसी से प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ राहुल गांधी से है, और ये बहुत साफ दिखाई देता है। मगर राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के दबे लफ्ज़ों में आप ये कहना चाहते हैं कि मुस्तकबिल अगर फिस्ताई ताकतों के लिए कोई खतरा है तो राहुल गांधी है? मैं दबे लफ्ज़ों में नहीं, मैं बड़े खुले लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में RSS और BJP के नज़रिए के ख़िलाफ़ अगर कोई लड़ रहा है या लड़ता हुआ दिख रहा है CBI और ED से डरे हुए बगैर, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है। इलाकाई सियासी जमातों की अपनी बहुत सारी मजबूरियां हैं, वो किसी न किसी लेवल पर जाने के बाद वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। इस मुल्क में RSS के ख़िलाफ़, BJP के ख़िलाफ़, मोदी और अमित शाह की आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ कोई सियासी जमात लड़ सकती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है। याद करिए, मैंने उसका जिक्र किया ही नहीं कि राहुल जी को 5 दिन ED में बुलाया। सुबह 10 बजे बुलाते थे, रात को 10 बजे छोड़ते थे। सोनिया जी की सेहत ठीक नहीं रहती है, हम सब खुदा से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। वो उनको बुला के उनको आपने बिठा के रखा ED में, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था। कहने का मतलब ये है कि हर उस शख्स को कांग्रेस पार्टी के जो आपके ख़िलाफ़ मजबूती से खड़ा है उस पर हमला करने की कोशिश है। एक और अहम बात है
इस मुल्क में ये 2024 का जो असेंबली लोकसभा का इलेक्शन होगा, ये बड़ा अहम होने जा रहा है। इसके बाद मुल्क की जमहूरी निज़ाम किस तरह का होगा कुछ कह नहीं सकते। इसलिए कि एक नए तरह की सियासत शुरू बहुत बड़ा सवाल है। नए तरह की सियासत शुरू हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने तोड़ लिया और बीजेपी की सरकार वहाँ पर बन गई। महाराष्ट्र में शिवसेना एक बहुत ही एग्रेसिव पार्टी मानी जाती है और ये माना जाता है कि उसका काडर कभी टूटता नहीं है। उसके एमएलए तोड़ लिए और बीजेपी के सबसे पुराने एलाइज भी थे शिवसेना के लोग, उनके तोड़ लिए, वहाँ पे एक अलग तरह की सरकार बना ली। नॉर्थ ईस्ट में मिज़ोरम वगैरह में वहाँ तोड़ के आपने बना ली। गोवा में तोड़ के वहाँ बीजेपी ने सरकार बना ली। खा कोई भी सियासी जमात हो, अगर आप नहीं सुनते हैं तो आपको जेल में डाल देंगे, सीबीआई और ईडी दिखा। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी अपनी दूसरी म्याद में डिक्टेटरशिप की तरफ गामजन है, और अगर फिर 2024 में वर्षा इख्तियार आती है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होने वाला है। मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। न सिर्फ ये कि बीजेपी डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देती है, बल्कि लगता है कि फासिज्म की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जो जिस तरह से बीजेपी, जिस तरह से हिटलर ने जर्मनी में किया था, उस तरह से कौम को टारगेट बनाकर। और आप देखिए, जो मैंने आपसे जिक्र किया कि इलाहाबाद में 3-4 दिन पहले एक हादसा हुआ, क्या सही है क्या गलत है ये तो अदालत फैसला करती, मगर जिस तरह से सरेआम सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, एक आदमी जो 5 बार का मेंबर ऑफ असेंबली है, 1 बार का एमपी है, दूसरा आदमी 1 बार का एमएलए है, इस तरह से लोग खुलेआम सड़कों पर हमला कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस मुल्क को किस तरह से जहर में पूरी तरह से डुबोने की नाकाम कोशिश हो रही है। मगर हमारा यकीन है कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदारी से लड़ेगी और इंशाअल्लाह इन तमाम ताकतों से लड़कर हम लोग फतेह याब होंगे। जब ये रेवंत रेड्डी साहब निज़ामाबाद के दौर पे आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, और बात मैं सुना, मुझे भी समझ में आई कि मुसलमान हिंदुस्तान के तूल अर्ज़ में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ जो सो अपना रुझान रखते हैं, जिसकी वजह से जो सो मुसलमानों के वोट तकसीम हो रहे हैं, जिसका लाजमी नतीजा हो रहा है उसका नुकसान कांग्रेस को भी हो रहा है, खुद मुसलमानों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आप इस बात को मानते हैं? देखिए, सियासत में बहुत ही शऊर से काम लेने की ज़रूरत है। वो एक मुझे बड़ा अच्छा शेर है, कभी चिराग कभी तीरगी से हार गए, जो बेशऊर थे वो हर किसी से हार गए। बेशक। तो मैं साहब ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़िम्मेदारी से और बहुत समझदारी से आपको अपने फ़ैसले को करना है। न सिर्फ ये कि फ़ैसले को करना है, लोग कहते हैं कि ये ऐसे बोल रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं और ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आज अहम ये नहीं है कि क्या बोला जाए, आज अहम यह है कि क्या नहीं बोला जाए। जी। कोई ऐसी बात ना कह दी जाए जिसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा सकें। तो बहुत ही शऊर के साथ और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से रियासत तेलंगाना जिसके साथ हमारी तहज़ीबी रवायात जुड़ी हैं। रियासत तेलंगाना एक ऐसा, और हैदराबाद और आपका शहर जो है निज़ामाबाद, ये सब इलाके ऐसे हैं जिनसे मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूमने के बाद ये महसूस किया कि लोग बहुत जज्बाती तौर से जुड़े हुए हैं, चूँकि हमारी आइडेंटिटी यहाँ से जुड़ी है। ज़ुबान उर्दू के ताल्लुक़ से, अदब, शायरी, खाने पीने का सिस्टम, तहज़ीब व तमद्दुन, हमारी कदरें, और मतलब कुल मिला जुला के शायरी। तो जो भी ज़ुबान हो, कल्चर हो, आइडेंटिटी हो, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अपने आप को 3 शहरों से बहुत कनेक्ट करता है। मैं कहता हूँ लखनऊ से करता है चूँकि वहाँ पे एक अदब का सेंटर रहा है, दिल्ली से करता है चूँकि गालिब और मीर की वो सरजमीन रही है, और हैदराबाद से और तेलंगाना से करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अपनी तहज़ीबी रवायात और कदरें किसी शहर ने बचा के रखी हैं तो वो हैदराबाद ने और तेलंगाना और निज़ामाबाद ने बचा के रखी है। तो इसलिए ये स्टेट हमारे लिए, और ख़ास तौर से हमसे मुराद मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से बहुत उम्मीदों का, अपनी तहज़ीबी रवायात को बचाने का, हिंदुस्तान के सेकुलरिज़म को बचाने का और आगे सर्वाइव करने का शहर है। इसलिए ये सिर्फ हमारे लिए कोई एक इलेक्शन नहीं जैसा नहीं है कि हम आए और हमने कोशिश किया और हमने कुछ लोग आइडेंटिफाई किया, हमने इलेक्शन जिता दिया और हमारी सरकार बन गई और फिर जिस तरह से रूटीन वर्क होता है वो होता रहा। हमें इस रियासत के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम भी देना है कि अभी हमारी सेकुलर और हमारी गंगा जमुनी तहज़ीब, हमारी अपना अदब,
हमारी कदरें, हमारी रवायात और सबसे बढ़कर हमारी आइडेंटिटी, हमारा वजूद ज़िंदा है। अगर तेलंगाना में हम उसमें कामयाब हो गए तो हम समझते हैं कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क़यास आराम भी आ रहे हैं कि हो सकता है कि ये इलेक्शन, कांग्रेस तो ताकतवर हो रही है और जो सो अगर टीआरएस थोड़ा कमज़ोर होती है और बीजेपी को भी कुछ ताकत का मौका हासिल होता है तो ऐसी सूरत में एक हंग गवर्नमेंट हो सकती है। तो ऐसी सूरत में क्या कांग्रेस टीआरएस के साथ जरूरी है ये? नहीं, मैं आपसे बड़ा अपने अहम सवाल किया है। देखिए, मैं आपको बहुत ही बेबाकी से इसका जवाब दूंगा बगैर किसी तकल्लुफ़ के। एक तो ये कि बीजेपी का तेलंगाना में वजूद नहीं है अभी तक। बीजेपी का सिर्फ एक एमएलए 2018 में जीता था। हालांकि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में यानी लोकसभा का जब इंतखाब हुआ था 2019 में तो उनके 4 एमपीज़ जीत गए थे। वो एक हवा पूरे मुल्क में चली, उसका फ़ायदा मिला। बीजेपी के पास कुछ शहरी इलाकों में कैंडिडेट हैं, ज़्यादातर सीटों पर उनके पास कैंडिडेट नहीं। हमें ये उम्मीद है कि बीजेपी इस रियासत में कुछ ख़ास करने वाली नहीं। असेंबली इलेक्शन में वो बुरी तरह से फेल होने वाली है। यहाँ जो लड़ाई होगी वो टीआरएस और कांग्रेस के बीच में होगी। और हमने बहुत ज़िम्मेदार लोगों से बात किया, जिसमें प्रशांत किशोर से भी एक दिन हमारी चर्चा हुई थी, एक दिन योगेंद्र यादव जी से बात हुई थी। होता क्या है, 10 साल जब आप हुकूमत कर लेते हैं, कोई भी हुकूमत हो, तो होता यह है कि जो उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं वो उम्मीदें ख़त्म होने लगती हैं। और कितना भी आप कुछ भी करिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इससे बेहतर होने की ज़रूरत है। ये एक इंसानी फितरत है। तो चूँकि टीआरएस की हुकूमत तकरीबन 9 साल हो गए और लगातार चलते हुए, तो कुछ काम उन्होंने ठीक भी किए होंगे, लेकिन आम तौर से ये एंटी इनकम्बेंसी बनता हुआ दिखाई देता है। एंटी इनकम्बेंसी के ख़िलाफ़ ज़मीन के लेवल पर अगर कोई अल्टरनेट है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। एक बात मैं आपसे और अर्ज़ करूं कि इलेक्शन का मूड ऐसा होता है, पूरे देश और दुनिया का सर्वे आप उठाकर देखिए, अलग अलग मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ करती हैं, कि अगर निगेटिव होना शुरू हुआ तो वो निगेटिव होता रहेगा। कितनी भी आप कोशिश कर लो, पॉजिटिव नहीं होता। और जब पॉजिटिव होना शुरू होता है तो पॉजिटिव होता चला जाता है। तो हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह का मौजूदा ट्रेंड है, हम लोग भी अपने लेवल पर लोकल एजेंसी से सर्वे वगैरह करा रहे हैं, दिन ब दिन टीआरएस कम हो रही है और दिन ब दिन कांग्रेस अप हो रही है। तो चूँकि टीआरएस का नेचुरल अल्टरनेट कांग्रेस है, कम जगहों पर बीजेपी है, ज़्यादातर जगहों पर बीजेपी, 70-80% जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट ही नहीं है, तो उसका अल्टरनेट कांग्रेस है। तो हमारी यह पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से ट्रेंड बढ़ रहा है वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, और हमारा ये यकीन है कि हम एक सेकुलर सरकार कांग्रेस की क़यादत में बनाने में कामयाब अपने बल पे इंशाल्लाह कोशिश इसीलिए की जा रही है। बहरहाल हमारे नए ख्वाहिशात आपके साथ है। और आखिर में यहाँ पर बात को समेटने से पहले एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ। रियासत में भी कांग्रेस की क़यादत में महसूस कर रहा हूँ, मैं आप बोलने में मेरे को यार नहीं, हर क़ायद ये समझता है कि अगर मुस्लिम एरिया में जाकर मैं कुछ काम करूं तो हिंदू वोट नाराज़ हुए। ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है मुसलमानों को बहुत से हुकूक से महरूम कर रही है। तो वो हिकमत अमली कुछ हद तक कांग्रेस के पास भी देखी गई। इस सालों से आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं और ख़ास तौर से दिल्ली में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खुलकर अगर आपने मुसलमानों की बात कर ली तो पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा दबाव बनाकर ये बात करना मुनासिब नहीं। एक तरह का माहौल, एक तरह का फैशन इस मुल्क में चला है। लेकिन आप कोई भी बड़ा सवाल उठाकर देख लीजिए, कोई भी बड़ा, और सबसे बड़ा 370 है। मैंने राहुल जी से कहा था कि 370 जो है, भैया बहुत सारे लोगों की ये राय है कि खामोश रहना बेहतर है। उन्होंने कहा 370 को हटाने के फेवर में जो लोग हैं वो तो रहेंगे ही, वो तो उनके साथ है। जो नहीं है उनकी आवाज़ को आवाज़ देना हमारा काम है। खामोश बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सियासत में आपको एक लेवल पर एक लाइन खींचनी पड़ती है और आपको खड़ा होना पड़ता है। ये भी खुश और वो भी खुश और वो भी खुश और वो भी खुश, ऐसा होने वाला नहीं है। जमहूरियत नाम ही इसका है, जिसमें कि सब 49 का और 51 का खेल है। जिसके पास एक वोट भी ज़्यादा हो गया वो जीत जाएगा। इसलिए लेकिन इशू बेस बात करना पड़ेगा। अगर आप कमज़ोर तबके की आवाज़ को ठीक ढंग से नहीं उठाएंगे, मुझे तो बहुत सारे हिंदू भाई अक्सर मिलते हैं सफ़र में इधर उधर, जो इस बात को कहते हैं कि साहब हम हिंदू ज़रूर हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस मुल्क में, ये मुल्क सबका है,
किसी एक जैसे जिस्म है जिसमें अगर एक हिस्सा भी कहीं से कमज़ोर पड़ जाएगा तो पूरा जिस्म बेकार हो जाएगा। तो ये मुल्क एक जिस्म की तरह है, इसके सारे हिस्सों को ठीक रखना पड़ेगा। आप कहते हो कि साहब सारी बीमारी की जड़ ये पैर है, इसको काट के निकाल दो तो आदमी लंगड़ा हो जाएगा। हालांकि पैर वैसे नॉर्मली एक आदमी को इम्पोर्टेंस नहीं दिखती, लेकिन अगर इस पैर को ये कहा जाए कि साहब सारा मर्द जो जिसमें फैला हुआ इस पैर की वजह से इसको काट दिया जाए, कट गया ये, तो पता चला कि आपका एक पैर नहीं रहा, आपका शरीर जो है अधूरा हो गया। उसी तरह से समाज है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, बुद्ध भी है, अलग ज़ातों के लोग हैं, सबकी हिस्सेदारी, सबका पार्टिसिपेशन, और सबको ये लगना चाहिए कि ये मेरा मुल्क है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये हमारा पैगाम। मोहतरम नाज़रीन, ये थे जनाब नदीम जावेद साहब, जो नौजवान लीडर हैं और मुल्क की सतह पर कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमानों का एक बेहतरीन चेहरा है, और हम इनके ताल्लुक़ से नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की से सरफराज फरमाए। और अपनी बात को हम यहाँ पर समेट लेते हैं, बहुत सी बातें अभी बाकी है, फिर कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह फिर बात करेंगे।